हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है सी एल आर। मतलब व्हाट इज सी एल आर। मतलब आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भाई सी एल आर क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह के सारे सवाल मैं आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। भाई देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी नज़र में कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसके अंदर सीएलआर से रिलेटेड क्वेश्चन ना किया जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है या इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है, लेकिन ये जो सीएलआर का कॉन्सेप्ट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर इंटरव्यू के अंदर एक सी शार्प डेवलपर से लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि भाई देखो, याद रखना, ये जो सीएलआर है ना, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपकी डॉट नेट एप्लीकेशंस के अंदर। तो इसलिए इसको समझे बगैर या इसको पढ़े बगैर आप कभी भी सी शार्प के एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। ठीक है भाई, देखो सीएलआर के बहुत सारे मतलब फीचर्स होते हैं। मतलब आप समझ लो, बहुत सारी सर्विसेज सीएलआर प्रोवाइड करता है आपकी डॉट नेट एप्लीकेशन के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको जो इसकी दो मेन सर्विसेज हैं वो भी बताऊंगा, और बाकी की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो भी मैं आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको अगर आप समझा दोगे ना इंटरव्यूअर को, तो आप समझ जाओ कि आपको आपका जो इंटरव्यू है उसको क्रैक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैं इस चैनल पे लेके आता रहूंगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज सी एल आर। सी एल आर की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, आप सबको पता होगा। ठीक है, सी एल आर मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और भाई देखो, अगर मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊं, मतलब बिल्कुल सिंपल करके अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं सी एल आर का, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा। यहाँ पे देखो, सी एल आर हेल्प्स टू एग्जीक्यूट डॉट नेट एप्लीकेशन। मतलब आपकी कोई भी डॉट नेट एप्लीकेशन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन हेल्प करता है, सी एल आर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हेल्प करता है। तो भाई आपको पता है ना, डॉट नेट एप्लीकेशन जहां जहां पे आप डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सीएलआर उसी का एक कंपोनेंट है। तो जहां जहां आप अपनी डॉट नेट एप्लीकेशन बना रहे हो या उसे रन कर रहे हो, तो वहां पे सीएलआर क्या करेगा, आपकी डॉट नेट एप्लीकेशन को रन करने में, एग्जीक्यूट करने में मदद देगा। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीएलआर के दो मेन कॉन्सेप्ट्स, जो कि अगर आप अपने इंटरव्यूअर को बता दोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई इसको सीएलआर का कॉन्सेप्ट आता है। और उसके बाद और कौन कौन से काम करता है वो भी मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, जो मेन काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, देखो हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक आई एल कोड और जे आई टी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, को हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया था। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। आप या फिर आप इसकी प्लेलिस्ट के अंदर भी जाके वो वीडियो देख सकते हो। क्योंकि आईएल मतलब जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड कहते हैं, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसको आप जेआईटी भी कहते हो, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, तभी आप सीएलआर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने अपने इंटरव्यूअर को बताना है कि सीएलआर क्या काम करता है। भाई देखो, सीएलआर क्या करता है, ये जो आपका आईएल कोड होता है ना, जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड कहते हैं। भाई देखो, इस आईएल कोड को बहुत सारे लोग सीआईएल कोड भी कहते हैं, मतलब कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कहते हैं, और एमएसआईएल भी कहते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कहते हैं। तो भाई देखो, आपको मैंने बताया था उस लेक्चर के अंदर कि जब भी आपकी सी शार्प की एप्लीकेशन कंपाइल होती है, तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होती है आईएल कोड के अंदर, और फिर ये जो आपका आईएल कोड है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। और भाई देखो, ये जो आईएल कोड को कन्वर्ट करने का काम जो होता है, मतलब आईएल कोड को जो हम मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये काम कौन करके देता है, जेआईटी, मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और जस्ट इन टाइम कंपाइलर को इन्वोक करने का काम, कॉल करने का काम कौन करता है, आपका सीएलआर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि सीएलआर क्या कर रहा है, आपके जो आईएल कोड है उसको कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में। क्योंकि जब तक आपका ये कोड मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा,
तब तक आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो कंप्यूटर है, वो आपके सी शार्प प्रोग्राम को नहीं समझ सकता। तो पहला मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो CLR इन्वोक्स JIT। JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। CLR इन्वोक्स JIT टू कंपाइल टू IL कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। मतलब CLR क्या करता है, JIT को इन्वोक करता है, कॉल करता है, और फिर JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, आपका IL कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड के अंदर। तो ये तो हो गया CLR का पहला मेन कॉन्सेप्ट, और इसको मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसी वीडियो में जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें मैंने IL कोड को और JIT कंपाइलर को अलग से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो भी लाजमी देख लेना, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट, मतलब दो मेन पॉइंट जो कि आपने लाजमी अपने इंटरव्यूअर को बताने हैं। उसके बाद CLR के और भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो भी बताना चाहो तो आप बता सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो CLR का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, यहाँ पे देखो CLR इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रन गार्बेज कलेक्टर। भाई देखो गार्बेज कलेक्टर, जिस तरह से नाम से ही जाहिर है, गार्बेज मतलब कचरा, ठीक है। तो कचरे को कलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन, और उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो हमारे अनयूज ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी वो स्पेस ले रहे हैं उसको फ्री अप करता है। तो वो जो हमारे पास गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब जो गार्बेज कलेक्टर होता है उसको इन्वोक करने का काम भी कौन करता है, आपका CLR करता है। भाई देखो गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, उसको भी मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर अलग से सेपरेटली कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, गार्बेज कलेक्शन, जिसको आप शॉर्ट में GC भी कह सकते हो, गार्बेज कलेक्शन इज अ मेमोरी रिकवरी फीचर बिल्ट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी शार्प एंड जावा। भाई देखो आपको पता है कि सी शार्प और जावा दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको ये गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट मिलता है। गार्बेज कलेक्शन होता क्या है, ये मेमोरी रिकवरी फीचर होता है। मेमोरी रिकवर करना, कैसे रिकवर करना ये अभी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली मतलब जितनी भी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ GC इनेबल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है। तो देखो क्या कह रहा है, अ GC इनेबल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज includes one or more garbage collectors GC engines that automatically free up memory space that has been allocated to objects no longer needed by the program। भाई देखो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी रैम मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस भी एक्वायर करते हैं, स्पेस भी लेते हैं। और भाई अक्सर ऐसा होता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका जो यूज़ है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उनका जो काम है वो ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो उस केस में वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका काम ख़त्म हो चुका है वो हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, अनयूज हो जाते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हटा के उनकी मेमोरी को फ्री करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आपके पास गार्बेज कलेक्टर। और गार्बेज कलेक्टर किस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गार्बेज कलेक्शन और गार्बेज कलेक्टर। तो अब देखो CLR रिस्पॉन्सिबल है गार्बेज कलेक्टर को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई जो गार्बेज कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, गार्बेज कलेक्टर जो होता है उसे कौन इन्वोक करता है, कौन रन करता है, तो आपका जवाब क्या होगा, CLR, ठीक है। तो ये इसका एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे तो एक अच्छा इंपैक्ट आप डाल सकोगे अपने इंटरव्यूअर के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके दो मेन पॉइंट्स। अब आते हैं और CLR की कुछ और सर्विसेज की बात करते हैं जो कि वो हमें हमारी .NET एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम is a component of Microsoft .NET framework that manages the execution of .NET applications। देखो वही बात कर रहा है कि CLR एक कंपोनेंट है किसका, Microsoft .NET framework का, जिसका काम क्या है कि जो आपकी .NET एप्लीकेशंस होती हैं उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसको मैनेज करना, उसको एग्जीक्यूट करने में जो भी हेल्प चाहिए होती है वो सारी कौन प्रोवाइड करता है, आपका CLR प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग and executing the code written in various .NET programming languages including C#, VB.NET, F# and others। भाई देखो आपको पता है
कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो कोड है, डॉटनेट फ्रेमवर्क की जो लाइब्रेरी है, उसको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती है, जिस तरह से सी शार्प हो गया, वीबी डॉट नेट हो गया, एफ शार्प हो गया एंड अदर्स, मतलब और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो CLR का एक और काम क्या है कि देखो, जो भी आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिखते हो, उसको लोड करना, एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम कौन परफॉर्म करता है? आपका CLR परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ सी शार्प प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, मतलब जब आपका सी शार्प प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, कंपाइल किया जाता है उसे, तो सबसे पहले जो आपका वो सी शार्प का कोड होता है, वो किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जिसको हम IL कोड भी कह रहे थे, और उसको आप CIL भी कहते हो, मतलब कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कहते हो, या फिर इसका एक तीसरा नाम भी है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, जिसको आप शॉर्ट में MSIL भी कहते हो। मतलब आप IL कह लो या CIL कह लो या फिर आप MSIL कह दो, ये तीनों चीजें, मतलब तीनों नाम एक ही जगह की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वो है आपका IL कोड। ये भी मैंने आपको IL और GIT वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई जब आपका जो प्रोग्राम है सी शार्प का, जब वो कंपाइल होता है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है IL कोड के अंदर, फिर GIT क्या करता है? आपके IL कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका प्रोसेसर है, वो आपके सी शार्प प्रोग्राम को समझ पाता है, ठीक है। तो अब ये जो IL कोड था ना, CIL या फिर आप इसको MSIL कह लो, ठीक है, इसको जरा अपने अभी माइंड में रखना, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इसी पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दिस कोड इज नॉट मशीन स्पेसिफिक। कौन से कोड की बात कर रहा है? IL कोड की बात कर रहा है कि वो जो कोड होता है वो मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब आपका जो मशीन है, आपका जो प्रोसेसर है, वो उस IL कोड को नहीं समझ सकता, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एंड इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट हैज द CLR इंस्टॉल्ड। मतलब ये जो IL कोड होता है, ये हर उस प्लेटफॉर्म, हर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है जहां पे CLR इंस्टॉल होता है। फिर देखो क्या कह रहा है, व्हेन द CIL कोड इज एग्जीक्यूटेड, the CLR compiles it into machine code that can be executed by the processor। मतलब जो आपका IL कोड होता है, जब वो एग्जीक्यूट होता है, तो CLR क्या करता है? उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन भाई देखो, मैंने क्या बताया था, IL कोड को मशीन कोड के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? आपका GIT। लेकिन GIT को रन करने का काम कौन करता है? CLR। तो इनडायरेक्टली आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो आपका CLR होता है, वो आपके IL कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, द CLR प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज टू .NET एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि CLR आपकी .NET एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताई, देखो कुछ और बता रहा है, जिस तरह से इंक्लूडिंग मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट, इसका मतलब कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट्स को कितना आपके पास मेमोरी मिलेगी, वेरिएबल्स को कितनी मेमोरी मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, स्टैक में मिलेगी, हीप में मिलेगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट है ना। तो उन सब का ध्यान आपके पास ये रखता है CLR। फिर देखो टाइप सेफ्टी, मतलब डेटा टाइप सेफ्टी की बात हो रही है, फिर सिक्योरिटी की बात हो रही है, और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच वाला काम। इसका मतलब इस तरह के ये जो सारे काम है, ये कौन प्रोवाइड करता है? इनकी सर्विसेज आपको CLR प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। देखो वही बात आ गई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, GIT का काम है IL कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना, लेकिन जो GIT है उसको कौन हैंडल कर रहा है? उनको आपका ये CLR हैंडल कर रहा है। तो देखो वही बात कर रहा है, विच कंपाइल्स द CIL कोड इनटू मशीन कोड ऑन द फ्लाई एज द प्रोग्राम रन्स, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, ठीक है, मतलब जब आपका C# का प्रोग्राम रन होता है, तो उसको IL कोड को कन्वर्ट करना होता है किसमें? मशीन कोड में। ये काम कौन करता है? GIT। और GIT को हैंडल करता है CLR, सिंपल। और ये सारा काम क्यों होता है? कि परफॉर्मेंस आपकी ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। तो एक ये बात आपने याद रखनी है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एडिशनली द CLR प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग .NET एप्लीकेशंस। मतलब ये जो CLR होता है, ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपनी .NET एप्लीकेशन डेवलप भी कर सकते हो और डिप्लॉय भी कर सकते हो। डिप्लॉय मतलब पब्लिश भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज। मतलब आपको कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज ये CLR क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपनी .NET एप्लीकेशन डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हो। कॉल्ड द .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। मतलब देखो, जो सेट ऑफ लाइब्रेरीज वो आपको प्रोवाइड करता है, उसको .NET की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? क्लास लाइब्रेरीज कहा जाता है।
जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपनी डॉटनेट एप्लीकेशन डेवलप करते हो और डिप्लॉय करते हो। फिर देखो विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी, मतलब ये जो क्लास लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप इसको यूज करते हो तो एक वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपको आपकी डॉटनेट एप्लीकेशन में मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, मतलब डेटा को गेट करना, उसको आउटपुट में डिस्प्ले करवाना, ये सारा काम आपको प्रोवाइड करता है। फिर देखो नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो इस तरह के जितने भी काम हैं वो आप समझ लो कि आपको CLR प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि CLR एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, ओवरऑल, अब यहां पे सम अप हो रहा है, ठीक है, कंक्लूजन यहां पे बता रहा है, ओवरऑल द CLR इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब वाइटल, ठीक है। इसका मतलब CLR को अगर आप यहां से हटा दो, ठीक है, तो आपकी डॉटनेट एप्लीकेशन कभी भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब बैकबोन आप इसको कह सकते हो। और फिर देखो एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डॉटनेट एप्लीकेशन आर एग्जीक्यूटेड इन अ सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट मैनर, मेकिंग इट अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सीशा प्रोग्रामिंग। मतलब CLR की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपकी डॉटनेट एप्लीकेशंस हैं जो वो रन होती हैं वो सेफ एनवायरनमेंट में, सिक्योर एनवायरनमेंट में और एक एफिशिएंट मैनर में वो एप्लीकेशंस रन हो। यही वजह है कि CLR एक फंडामेंटल, एक इंपॉर्टेंट, एक नेसेसरी एस्पेक्ट है किसका, आपकी सी शार्प प्रोग्रामिंग का। तो भाई देखो ये जो CLR के जो आपके पास मैंने सर्विसेज बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, अगर इनमें से आप 3-4 भी बता दो ना अपने इंटरव्यूअर को, तो आप आराम से अपना ये जो इंटरव्यू है सी शार्प का, वो बहुत अच्छे से उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प के इंटरव्यू से रिलेटेड मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। और अगर आपके माइंड में कोई सी शार्प इंटरव्यू है, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू के अंदर पूछा गया हो, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका भी आंसर इस चैनल पे लेकर आऊँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।